ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि इंसानी चेतना हमारे शरीर का वो हिस्सा जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। किसी भी इंसान की पहचान उसकी चेतना ही है, जिसके बिना पूरा इंसानी शरीर सिर्फ एक खाली हार्ड मास का पुतला भर है। तो क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक इंसानी चेतना को ही अलग अलग बॉडीज में ट्रांसफर करने का तरीका खोज निकालते हैं। और आज की स्पेशल वीडियो में हम इसी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत यूएस के सिक्योरिटी हेड नॉरिस से होती है, जो कि अपने बेटे से फोन पर बातें कर रहा था। अब नॉरिस खुद व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी हेड है, तो वहीं उसका बेटा अभी आर्मी में था। अब जैसे ही नॉरिस ने फोन काटा ही था कि उसे टीवी पर न्यूज मिलने लगती है कि अभी अभी यूएस की कई सारी जगहों पर अटैक्स हुए हैं और यूएस आर्मी भी उन अटैक्स का जवाब देने निकल गई थी, जिसमें नॉरिस का बेटा भी था। और उनसे लड़ते हुए सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिर्फ एक जैक नाम के सोल्जर को छोड़कर। वो अकेला जिंदा बचा सोल्जर था। अब इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं। नॉरिस उस दिन को आज तक भी नहीं भूला। उस दिन बहुत सारे सोल्जर्स के साथ साथ उसका खुद का बेटा भी मारा गया था। और अब वो बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ मिल एक नई टेक्नोलॉजी बनाने पर काम करने लगते हैं। अब यहाँ से हमें एक वोकर नाम का डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी एंजेला और एक बेटी के साथ रहता था। अब आज सुबह जब वोकर अपने घर ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि उसे उसके कोलीग फिल का कॉल आता है कि वोकर जल्दी से ऑफिस पहुंचे। एक बहुत बड़ी घटना घटी है और उन्हें एक जैक नाम के एक सोल्जर से पूछताछ करनी है। ये असल में वही सोल्जर था जो कि 6 महीने पहले हुए अटैक में इकलौता बचा हुआ मेंबर था। सो वोकर फिल के साथ जैक से सब कुछ पूछने लगता है और अब जैक रिवील करता है वो एक कैफे में गया था जहाँ की वो अक्सर जाया करता था, लेकिन कल उसे अचानक से एक ब्लैकआउट महसूस हुआ और जब उसकी आंखें खुली तो वहाँ पर हर कोई मर चुका था और पुलिस उसे पकड़ रही थी, ये कहकर कि उसी ने कैफे में मौजूद सभी लोगों को मारा है। अब जैक कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने उन्हें कब मारा। अब दोनों का बॉस डग उन्हें बताता है कि चूंकि जैक की स्टेटमेंट काफी ही वियर्ड है, इसलिए एफबीआई इस केस को लेने को कह रही है और उन्हें जैक को सौंपना होगा। हालांकि वोकर चाहता था कि वे इस केस की तह तक पहुंचे और वो फिर से जैक से पूछने भी जाता है कि उसे वो ब्लैकआउट कैसे हुआ, लेकिन अब जैक उसे कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उसे फिर से एक झटका लगता है और इस बार तो उसने खुद ही अपने सिर में पेन घुसाकर खुद की जान ले ली थी। अब ये तो और ज्यादा वियर्ड था कि जैक ने पहले कैफे में मौजूद लोगों को मारा और फिर खुद की भी जान ले ली। डक कहता है कि कहीं जैक मानसिक रूप से बीमार तो नहीं था, लेकिन वोकर को लग रहा था कि बात इसे कहीं बड़ी है और वो अपने साथी फिल से कहता भी है कि वो कैसे भी करके पता करके रहेगा कि जैक के साथ असल में हुआ क्या था। वोकर घर आकर सोते हुए भी इसी इंसिडेंट को याद कर रहा था कि आधी रात उसे एक अननोन कॉल आता है और एक आदमी उसे फोन पर बताता है कि अगर उसे जैक की सारी सच्चाई जाननी है तो वो कल सुबह उसे पास के पार्क में मिले। अब सुबह जल्दी उठकर वोकर पहले अपनी पत्नी से जॉगिंग का बहाना बनाता है और वो सीधा उसी फोन वाले आदमी से मिलने पहुंच गया था। ये आदमी असल में प्रोफेसर पीटरसन है और वो वोकर को रिवील करता है कि उस सोल्जर जैक ने कैफे में जो कुछ भी किया वो उसकी गलती नहीं थी। वो आगे कहता है कि यहाँ आसपास लोग हो सकते हैं जो उनकी बातें सुने, तो वो अभी तो उसे कुछ भी नहीं बता सकता और वो उसे एक सिगरेट पैकेट देकर वहाँ से निकल जाता है। अब वोकर इस केस की अच्छे से छानबीन करने लगता है और कैफे में मरने वाले लोगों की लिस्ट से उसे पता चलता है कि इनमें से एक पार्लियामेंट का सेनेटर भी था, यानी कि कैफे में सिर्फ उस सेनेटर को मारने के लिए जैक का इस्तेमाल किया गया होगा और बाकी लोगों को इसलिए मारा गया ताकि वे सेनेटर की मौत को नॉर्मल दिखा सकें, वहीं उस प्रोफेसर के दिए पैकेट में एक पेन ड्राइव थी, लेकिन जब वोकर उस पेन ड्राइव को खोलने की कोशिश करता है तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि उसमें काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा हुआ था। वहीं वो इस पेन ड्राइव के बारे में ऑफिशियल लोगों को भी नहीं बता सकता था कि क्या पता इस कॉन्स्पिरेसी में उसके ऑफिस के भी कौन कौन लोग शामिल हों। तो वोकर सीधा अपने एक दोस्त हैकर के पास जाता है और उसे इस पेन ड्राइव का पासवर्ड क्रैक करने को कहता है। हालांकि ऐसा करने में कुछ वक्त लगने वाला था और तब तक वोकर अपने साथी फिल की मदद से उस प्रोफेसर का एड्रेस निकाल ही लेता है जिसने कि उसे सुबह पार्क में बुलाकर वो पेन ड्राइव दी थी। लेकिन जब दोनों उसके घर जाते हैं तो सरप्राइजिंगली प्रोफेसर कहता है कि वो तो कभी वोकर से मिला ही नहीं था, बल्कि उसने तो आज पहली बार उसे देखा है। अब वोकर समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। प्रोफेसर उसे पहचानने से मना क्यों कर रहा है जबकि यहाँ कोई और है भी नहीं। तो अब वोकर वॉशरूम का बहाना बना सीधा प्रोफेसर के पर्सनल कंप्यूटर पर जाकर उसे चेक करने लगता है कि यहाँ उसे कोई सुराग मिल ही जाए।
अब इस कंप्यूटर में वोकर को प्रोफेसर की एक खास रिसर्च मिलती है जिस पर कि वो पिछले काफी टाइम से काम कर रहे थे, मगर उसे भी ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए था। यानी वोकर ये पता नहीं कर पाता कि ये खास रिसर्च थी क्या, और ना चाहते हुए भी दोनों को वहां से निकलना ही पड़ता है। अब फिल का मानना था कि कहीं प्रोफेसर जानबूझकर तो उन्हें झूठ नहीं बोल रहा। वहीं चूंकि उसके घर पर वोकर ने प्रोफेसर का कंप्यूटर खोलने की कोशिश की थी तो इसका सीधा नोटिफिकेशन नोरिस के पास चला जाता है। यानी कि प्रोफेसर सिक्योरिटी हेड नोरिस के लिए ही काम कर रहा था और उसी के लिए उसने कोई खास रिसर्च भी की थी। अब नोरिस प्रोफेसर को फोन कर बताने लगता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश की होगी, और प्रोफेसर कहता है कि अभी अभी उसके घर पर 2 डिटेक्टिव्स आए हुए थे। यानी कि वोकर जब वॉशरूम करने गया तब उसी ने ऐसा किया होगा और उन्हें वोकर को रास्ते से हटाना होगा। अब अगली सुबह जब वोकर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा ही रहा था कि उन पर एक दूसरी कार वाला आदमी आकर अटैक करने लगता है, जिसमें वोकर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को तो मार दिया, मगर उसकी बेटी काफी बुरी तरह से घायल हो गई थी। वोकर की पत्नी एंजेला जो कि एक नर्स है, वो वोकर पर काफी गुस्सा थी क्योंकि उसी से बदला लेने के लिए लोगों ने उन पर अटैक किया होगा और इसमें उनकी बेटी को इतनी चोट आई। और वो कहती है कि जैसे भी हो वोकर को अपने बच्चों को अपने काम से दूर रखना चाहिए। अब वोकर को पक्का था कि ये अटैक प्रोफेसर ने ही करवाया होगा क्योंकि वे उसी के घर पर पहुंचे थे। लेकिन अब उसे पूछताछ के बाद जब उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये अटैक प्रोफेसर ने ही करवाया था तो वोकर का बॉस कहता है कि उन्हें प्रोफेसर को छोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि वोकर इससे काफी गुस्सा था, जबकि प्रोफेसर को बाहर लेने के लिए नोरिस आया हुआ था और वो अपने एक साथी को कहता है कि वे प्रोफेसर को सिक्योर रखें। दूसरी ओर ऑफिस में वोकर से मिलने उसका हैकर दोस्त आता है जिसे कि उसने वो पेन ड्राइव अनलॉक करने के लिए दी थी, और अब वो वोकर को बेहद ही हैरानी वाली खबर देता है। वो कहता है कि वो आगे से उस पेन ड्राइव पर काम नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च पड़ी हुई है जो कि आज तक कभी कोई बना नहीं पाया। ये रिसर्च इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे मिलिट्री ट्रैकर को जोड़ा गया है, और अगर उसने आगे इसे एक्सेस करने की कोशिश भी की तो मिलिट्री उसे ट्रेस कर लेगी। लेकिन अब वोकर कहता है कि उन्हें उस पेनड्राइव में पड़ी रिसर्च के बारे में जानना ही होगा कि उसमें ऐसा क्या है जो कि मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी उसमें डली हुई है, और वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वोकर सब कुछ अपने ऊपर ले लेगा। दूसरी ओर प्रोफेसर के घर नोरिस उसे कहता है कि उसे पता चल गया उसने अपनी रिसर्च की कॉपी वोकर को पेन ड्राइव में दी है और वे नहीं चाहते कि उनका ये सीक्रेट प्रोजेक्ट किसी खतरे में पड़े, और नोरिस तभी ही प्रोफेसर को वही मार देता है। दूसरी ओर वोकर हैरान था कि प्रोफेसर ने खुद उसे पहले से फोन कर पार्क में मिलने बुलाया, फिर उसे अपनी रिसर्च वाली पेन ड्राइव दी, लेकिन बाद में वो बिल्कुल बदल गया मानो वो कोई और ही हो। और अब वोकर अपने सवालों का जवाब जानने के लिए प्रोफेसर के घर उसे अकेले मिलने जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रोफेसर की बॉडी ही पड़ी थी जिसे कि नोरिस ने पहले से मार दिया। वहीं फिल को वोकर की चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी उसका पीछा करते हुए प्रोफेसर के घर आता है और देखता है कि यहाँ तो प्रोफेसर की बॉडी पड़ी थी और वोकर उसके पास बैठा था। अब फिल को लगता है कि कहीं वोकर ने ही तो प्रोफेसर को नहीं मारा, लेकिन वोकर कहता है कि वो ऐसा क्यों ही करेगा, और वो अपने साथी फिल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अभी ना पकड़े, वो उसे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब फिल को भरोसा था कि वोकर ऐसा नहीं कर सकता और वो उसे जाने देता है। अब वोकर जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक कर निकलने लगता है क्योंकि 1 घंटे बाद पुलिस उसे पकड़ने जरूर से आएगी। वहीं उसकी पत्नी एंजेला जो कि बाहर बैठी थी, अब वो काफी ही वियर्ड बिहेव करने लगती है और वो अजीब कारणों से अब वोकर के पास आकर उस पर अटैक कर देती है, जहां उसने आखिरकार वोकर के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया था। और यहाँ से रिवील होता है कि एंजेला की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि कुछ समय के लिए उसमें किसी और की चेतना आ गई थी। अब ये कैसे हुआ सब कुछ आगे पता चलेगा। अब वोकर की आंख एक किसी प्रकार के सीक्रेट बेस में खुलती है जहाँ की नोरिस उसे बेहोश होने के बाद उठा लाया था। वो वोकर से पूछता है कि उसकी वो पेन ड्राइव कहाँ है जो कि उसे प्रोफेसर ने दी थी। उल्टा वोकर उससे कहता है कि उसे पता है नोरिस ने ही अब तक सब कुछ करवाया। वो कैफे में बहुत सारे लोगों का मरना, फिर प्रोफेसर का मरना, नोरिस ने बहुत से लोगों की जान ली है
मगर वो ऐसा कर क्यों रहा है? अब ये सुनकर नोरिस गुस्से में कहता है कि उसे कुछ बड़ा करने के लिए लोगों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ा। वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो वोकर उसे उसकी पेन ड्राइव दे दे, लेकिन वोकर अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार न था। और नोरिस अपने एक वैज्ञानिक क्रिस से कहता है कि वे वोकर पर अपना प्रोसेस शुरू करें, जिसके बाद वोकर को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। और अब इंजेक्शन के बाद उसे काफी ही अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो वो अपने ही शरीर से कंट्रोल खोता जा रहा हो। वहीं अब तक नोरिस से मिलने बाकी के मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आ चुके थे और नोरिस उन्हें अपना नया बनाया एक मशीनी रोबोट दिखाता है जिसकी मदद से वे दुश्मनों से लड़ सकेंगे। ये बुलेट प्रूफ था और इसीलिए ये उनके बहुत काम भी आएगा। लेकिन हायर ऑफिशियल्स नोरिस को अपना मेन प्रोजेक्ट दिखाने को कहते हैं जिस पर वो पिछले काफी टाइम से काम कर रहा था। और नोरिस उन्हें फाइनली अपना मेन प्रोजेक्ट दिखाता है जिसमें कि उसने नैनोटेक से एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें वे किसी की भी चेतना को कुछ देर के लिए अपने सोल्जर की चेतना से बदल सकते हैं और फिर वे उसे कुछ भी करवा पाएंगे। यहाँ नोरिस डेमो देता है और अपने एक सोल्जर को मशीन में भेज उसकी चेतना को दूसरे देश में बैठे एक दुश्मन में भेज देता है और उसके बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। नोरिस आगे कहता है कि इसकी मदद से वे जिस भी इंसान में चाहे उसमें अपने सोल्जर की चेतना को भेज उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उस इंसान के मरने से पहले चेतना का वापस आना जरूरी है, वरना उस मरते हुए इंसान के साथ हमारी चेतना भी उसी के साथ मर जाएगी और हमारी बॉडी में उस दूसरे इंसान की चेतना हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट को स्वैप का नाम दिया जाता है और हायर ऑफिशियल्स अब इसे देख काफी खुश थे, वे इसे कुछ भी कर पाएंगे और वे आगे और भी साथियों से बात कर इसे ऑफिशियल तौर से अमेरिकन आर्मी में शामिल करने को तैयार थे। दूसरी ओर वोकर जिसे कि इंजेक्शन दिया गया था, अब नोरिस का एक वैज्ञानिक उसकी चेतना को अपने डेटाबेस में स्टोर कर उसे रीड करने का फैसला करता है, क्योंकि फिर तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि उसने उनकी पेन ड्राइव कहाँ छिपाई होगी। लेकिन जब वोकर पर वो प्रोसेस शुरू होने ही वाला था कि एक वैज्ञानिक क्रिस वोकर को बड़ी ही हैरानी वाली बात रिवील करता है। असल में जिस प्रोफेसर ने कहानी के शुरू में वोकर को वो पेन ड्राइव दी थी, तब उस प्रोफेसर की बॉडी में असल में क्रिस की चेतना ही थी। वो सब कुछ प्रोफेसर की बॉडी का इस्तेमाल कर क्रिस ने ही किया था ताकि नोरिस की उस प्रोजेक्ट की खबर बाहर सबको पता लग जाए और ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। अब क्रिस रिवील करता है कि वो पहले आर्मी के साथ काम किया करता था और तब उसकी चेतना को एक वैज्ञानिक के साथ स्वैप किया गया क्योंकि वो वैज्ञानिक मर रहा था। लेकिन तब ये टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती दौर में थी और इसीलिए उसकी चेतना पूरी तरह से स्वैप नहीं हो पाई और उसने नाटक किया कि वो सोल्जर नहीं रहा। वहीं उसे पता चला कि नोरिस जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ये काफी खतरनाक है और अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में पड़ी तो पूरी ही दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए उसने प्रोफेसर की बॉडी का इस्तेमाल कर वो पेन ड्राइव उसे दी थी ताकि वोकर उसे पब्लिक कर दे। अब वोकर को खोलकर क्रिस उसे आगे रिवील करता है कि नोरिस शुरू से ही हर उस इंसान को मारता जा रहा है जो कि उसके इस प्रोजेक्ट के खिलाफ था। कहानी के शुरू में कैफे में जितने भी लोग मारे गए उनमें एक पार्लियामेंट का सेनेटर भी था और उसी को मारने के लिए नोरिस ने अपने एक सोल्जर की चेतना जैक में डलवाई और वहां मौजूद उस सेनेटर और बाकी लोगों को मरवा दिया क्योंकि वो सेनेटर नोरिस के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ था। इसीलिए शुरू में जैक को याद नहीं था कि उसने उन लोगों को कब मारा क्योंकि उस वक्त उन्हें उसने नहीं बल्कि उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर नोरिस ने मरवाया था और बाद में किसी को सच्चाई पता न चले इसलिए फिर उसने ऐसा ही कर जैक को भी मरवा दिया। वोकर और क्रिस डिस्कस करते हैं कि कैसे वे इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकेंगे और क्रिस रिवील करता है कि वोकर को इसके लिए सबसे लोअर चैम्बर में जाकर मेन डेटा को नष्ट करना होगा क्योंकि रिसर्च करने वाला प्रोफेसर तो जिंदा ही नहीं है और उस डेटा के नष्ट होते ही कोई इस टेक्नोलॉजी को फिर कभी बना नहीं पाएगा। दूसरी ओर हैकर ने पेनड्राइव को पूरी तरह से एक्सेस कर लिया था और वो उसका डेटा कॉपी करने लगता है। वहीं उस पेनड्राइव में मिलिट्री ट्रैकर भी था। सो नोरिस के आदमी उसे ट्रेस करते हुए पेनड्राइव लेने पहुंच जाते हैं और हैकर किसी तरह से उनसे लड़ते हुए पेनड्राइव के साथ भागकर पुलिस के पास जाने लगता है, जबकि पुलिस तो खुद वोकर को ढूंढ रही थी और फिर वोकर के फोन को ट्रेस कर पता लगा लेता है कि वोकर अभी किसी प्रकार के मिलिट्री बंकर में है और वे वहीं जाने लगते हैं कि वहीं अब तक हैकर भी आकर उन्हें सब कुछ रिवील करता है जो पेनड्राइव का डेटा उसने रिकवर किया था और सबको पता चल ही जाता है
कि ये सब कुछ सिक्योरिटी हेड नोरिस ने करवाया है और उन्हें उसे पकड़कर वोकर को बचाना होगा। दूसरी ओर क्रिस और वोकर एक साथ मेन रूम में पहुंच चुके थे ताकि वे इस प्रोजेक्ट के डेटा को ही पूरी तरह से नष्ट कर दें, और चूंकि उनके पास पासवर्ड नहीं था तो वे उस पर शूट करके इमरजेंसी शटडाउन करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर नोरिस अब तक सबके सामने अपने प्रोजेक्ट का ऐलान करने जा रहा था। यहाँ सभी हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स आए हुए थे और क्रिस कहता है कि अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, उन्हें कैसे भी करके नोरिस को रोकना ही होगा। और वोकर आइडिया देता है कि क्यों ना वो अपनी चेतना को इस मशीन के जरिए नोरिस में भेज दे और फिर वे इस प्रोजेक्ट को ही बंद करवा देंगे। हालांकि पूरा ही सिस्टम उनके गोलियां चलाने के बाद अनस्टेबल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वोकर अपनी चेतना को नोरिस में भेज ही देता है और अब वो सबके सामने सच्चाई रिवील कर देता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेंजरस है, इसके लिए नोरिस ने कितने ज्यादा लोगों को मरवाया। वहीं अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ी तो किसी भी इंसान के पास अपनी प्राइवेसी नहीं बचेगी और अच्छा होगा कि आज के बाद इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए। अब ये सुनकर तो मिलिट्री ऑफिशियल्स काफी गुस्से में थे, वे सीक्रेटली नोरिस का साथ दे रहे थे, मगर अब उसने सबके सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए जिससे कि उन सब की भी जांच होगी और साथ में वे भी फंस जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अब तक फिल भी वोकर को लेने आ चुका था और क्रिस उसे रिवील करता है कि वो तो अभी चेंबर में है और शूटिंग करने से ये मशीन भी अनस्टेबल हो चुकी है, इसलिए उन्हें इस मशीन को तोड़कर वोकर को बाहर निकालना होगा। जबकि वोकर की चेतना नोरिस की बॉडी में थी और वो सारी रिसर्च को मिटाता जा रहा था कि तभी मिलिट्री ऑफिशियल्स आकर उसे गोली मार देते हैं ताकि उनका नाम सबके सामने ना आए। हालांकि सही वक्त पर फिल ने चेंबर को तोड़ वोकर को बाहर निकाल लिया था और नोरिस के मरने से पहले ही वोकर की चेतना वापस आ गई, वरना उसकी चेतना नोरिस की बॉडी के साथ मारी जाती और नोरिस की चेतना हमेशा हमेशा के लिए वोकर की बॉडी में रह जाती। मगर फिल ने उसे आखिरी वक्त पर बचा ही लिया। हालांकि उनकी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि नोरिस का बनाया रोबोट उन्हें ट्रेस कर लेता है और उन पर अटैक कर देता है। वहीं चूंकि वो रोबोट बुलेट प्रूफ था तो वे उस पर गोलियां चलाने के बावजूद उसे मार नहीं सकते थे। और जब वो रोबोट वोकर को मारने ही वाला था कि क्रिस आकर वोकर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और पीछे से वोकर ने रोबोट के वीक पॉइंट पर वार कर उसे डिसमेंटल कर दिया था। दोनों किसी तरह से बाहर निकलते हैं जहाँ की अब तक पुलिस पहुँच चुकी थी, उन्हें अब पूरी सच्चाई पता थी और उन सभी को अरेस्ट किया जाने लगता है जो कि कभी नोरिस का साथ दे रहे थे। वही नोरिस तो खुद मारा गया और वो रिसर्च भी पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो प्रोजेक्ट स्वैप अब कभी दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। वोकर अपने हैकर दोस्त को थैंक्स बोलता है जो उसने उसकी इतनी मदद की और फिर वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ दिन छुट्टियां बिताने निकल पड़ा था। अब यहाँ से तो वोकर ने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मगर एक इंसान अभी भी बाकी था जिसमें कि बाई चांस चेतना को किसी के साथ भी स्वैप करने की एबिलिटी रह गई थी और उसकी कहानी तो वोकर से भी कहीं ज्यादा क्रेजी है क्योंकि वो अपनी चेतना को ट्रांसफर कर अमीर बनने की कोशिश करता है। अब यहाँ से हमें हैरी नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाया जाता है जो कि अभी एक छोटे से रोल के लिए ऑडिशन दे रहा था। हैरी हमेशा से मानता रहा है कि वो खुद भी अपनी एक्टिंग की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और इस बार भी कास्टिंग डायरेक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है। अब निराश हैरी अपने घर वापिस आता है जहाँ की वो अपनी गर्लफ्रेंड मरीना के साथ रहता था। अब हैरी को ऐसे परेशान देख मरीना उसे आज के ऑडिशन के बारे में पूछती है जिस पर कि हैरी उसे बुरी खबर देता है कि आज फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया गया और तभी घर की लाइट भी चली जाती है और मरीना इसके लिए लैंडलॉर्ड को कॉल करने जा ही रही थी कि तभी हैरी उसे बताता है कि ये लैंडलॉर्ड की नहीं बल्कि उसी की गलती है। असल में उसने कई महीनों से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया था। मरीना ये सुनकर काफी गुस्से में थी। हैरी हर बार उसे प्रॉमिस करता रहता कि वो जल्द ही कुछ न कुछ कर लेगा और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जल्द ही ठीक कर लेगा, मगर वो अभी तक भी कुछ नहीं कर पाया और मरीना ये सब कई सालों से सुनते आ रही थी। वो अब हैरी से लड़ने लगती है कि वो अपने करियर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और ऐसे हालातों में वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब हैरी घबरा जाता है कि अब तो मरीना भी उसके साथ नहीं रहेगी और वो जल्दी से रूम में जाता है और वहाँ से कोई चीज निकालकर छिपाते हुए हाथ में एक बैग लेकर बाहर आता है और मरीना से झूठ बोलता है कि अभी अभी उसे याद आया कि उसे आज ही किसी से बहुत बड़ा चेक मिलने वाला था और वो अभी वहीं चेक लेने जा रहा है। यहाँ हैरी बहुत ज्यादा नर्वस था।
वो एक बैंक के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और रिवील होता है कि हैरी असल में बैंक में चोरी करने वाला है। अब हैरी बैंक के अंदर जाकर चारों ओर नोटिस करने लगता है कि यहाँ कितने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और सब कुछ देखने के बाद हैरी मुंह पर स्कार्फ बांध अब वो वहाँ खड़ी कैशियर जिल पर गन पॉइंट कर देता है और अपना बैग देकर उसे सारे पैसे इसमें डालने को कहता है। यहाँ एक गार्ड को उस पर शक हो रहा था तो हैरी अब उस पर भी गन पॉइंट कर देता है और बैंक के अंदर मौजूद सारे ही लोगों को जमीन पर बैठने को कहता है। वही अब तक जिल ने बैग में पैसे भी डाल दिए थे और हैरी उसी बैग को वापस लेने आगे बढ़ता है कि तभी उनकी आंखें एक दूसरे को देखती है और यहाँ एक अजीब घटना घटती है। दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज रह गए थे और जिल बैग उसे देने को कहती है, जबकि उल्टा हैरी डरकर पीछे हट रहा था और वो जिल की तरफ हाथ करके कहता है कि ये तो मैं हूँ। यानी कि हैरी की चेतना सिर्फ देखने भर से जिल की बॉडी में ट्रांसफर हो गई और जिल की हैरी में। अब जिल जो कि हैरी की बॉडी में है वो सदमे में थी और इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर टूट पड़ता है। दूसरी ओर जिल की बॉडी में हैरी अपने आप को उसकी बॉडी में पाकर सकते में था, मगर गार्ड्स उसके सामने ही जिल को अरेस्ट कर रहे थे तो वो पैसों के बैग को लेकर भाग जाता है। वही जल्दी यहाँ लोकल डिटेक्टिव पीटर भी आ चुका था और बाकी गार्ड्स उसे सब कुछ बताने लगते हैं कि रोबरी करने वाला हैरी अभी बेहोश है। पीटर उसे देखता है और उसे देखकर जैसे उसे कुछ याद आया था, वो असल में उसे पहले से जानता था। अब हैरी और डिटेक्टिव पीटर का कनेक्शन हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर रियल हैरी जो कि जिल की बॉडी में था वो छुपकर पैसों के साथ बैंक से निकलने की कोशिश कर रहा था कि बैंक की एक और वर्कर उसके हाथों में पैसों से भरा बैग देख उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसे ये सब ले जाने नहीं दे सकती। तभी वहाँ एक पुलिसमैन उनके लड़ने की आवाजें सुनकर अंदर आ जाता है। वो उन्हें शांत रहने को कहता है और उनसे उनके नाम पूछता है, मगर चूंकि हैरी जिल को जानता नहीं था तो उसे पता नहीं था कि इस बूढ़ी औरत का नाम क्या है। और पुलिस वाला उसे घबराया हुआ देख पैसों वाला बैग उसे ले लेता है और तभी हैरी उसे वापस लेने मुड़ता है कि फिर से वही सब होता है। उनकी आंखें मिलते ही हैरी की चेतना पुलिस वाले की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और जिल अब फिर से अपनी बॉडी में थी। जिल यहाँ पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि उसके साथ ये क्या हुआ और वो अपनी बैंक कोलिग को सब कुछ बताने लगती है, जबकि पीछे हैरी जो कि पुलिस ऑफिसर सैम की बॉडी में था वो पैसों वाला बैग लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। वहीं असली सैम की आंख अब हैरी की बॉडी में खुलती है, यानी कि हैरी किसी के साथ भी अब अपनी बॉडी स्वैप कर सकता था। हैरी डरा हुआ बाहर घूम रहा था, जहाँ अभी तक वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो मरीना को कॉल करता है मगर उसकी आवाज काफी अलग थी, तो मरीना फोन काट देती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव पीटर हैरानी में था कि पकड़ा गया हैरी लगातार ये क्यों बोल रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर सैम है और सैम से उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा कि वो है कहाँ। इसके अलावा उन्हें सीसीटीवी कैमरास में भी ऑफिसर सैम ही पैसों के साथ बाहर जाते हुए दिखाई दिया था। तो वहीं रियल हैरी पब्लिक बाथरूम में अपनी ओरिजिनल आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो मरीना को यकीन दिला सके कि वो असली हैरी ही है। मगर कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि अब उसे इसी इंस्पेक्टर की बॉडी में यहाँ से बचकर निकलना होगा। दूसरी ओर सैम जो कि हैरी की बॉडी में था वो लगातार कहे जा रहा था कि वो असल में पुलिस ऑफिसर सैम है और उसे नहीं पता कि वो इस इंसान की बॉडी में कैसे आ गया। वो पीटर को अपनी फैमिली डिटेल्स भी बताता है ताकि उसे यकीन हो जाए, मगर पीटर को लगता है कि शायद से उसने ऑफिसर सैम के बारे में पूरी रिसर्च की है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जबकि एक कैफे पर जाकर हैरी कुछ खाने को ऑर्डर करता है कि तभी बाहर कुछ पुलिस वालों को देख वो डर जाता है और वो पैसों के बैग को काउंटर में फेंक अब काउंटरमैन को अपनी ओर खींच उसकी आंखों में देखने लगता है, जिससे कि हैरी उसके अंदर आ चुका था। वहीं पुलिस ऑफिसर सैम को कहते हैं कि वे उसे ही ढूंढ रहे थे और एक क्रिमिनल जिसे कि उन्होंने पकड़ रखा है वो खुद को अपना नाम सैम बता रहा है। अब सैम तो यहाँ खुद कंफ्यूज था क्योंकि अभी अभी वो फिर से अपनी रियल बॉडी में वापस आ गया। तो वहीं हैरी जो कि वेटर की बॉडी में था अब वो पैसे लेकर भागने लगता है, जिसे कि एक ऑफिसर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। हैरी समझ चुका था कि वो इस बॉडी में जल्द ही पकड़ा जाएगा, तो वो जल्दी से दूसरी बॉडी देखने लगता है जो कि तेज भाग सके। तभी वो सामने से आते हुए एक जोगर जॉन को पकड़ लेता है और उसके हाथ में पैसे देकर उसे बॉडी एक्सचेंज कर लेता है। वहीं फाइनली पुलिस वेटर को पकड़ लेती है, मगर रियल हैरी तो जॉन की बॉडी में पैसों के साथ वहां से भाग चुका था। तो वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव पीटर अब कैशियर जिल को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कि वो पैसे लेकर भाग रही थी। जिल ये देखकर कहती है कि उसे याद ही नहीं
कि ये सब कब हुआ, और शायद से उस रोबर ने उसे हिप्नोटाइज किया होगा। तभी बाहर से पीटर को बताया जाता है कि उन्हें ऑफिसर सैम भी मिल चुका है, मगर वो उन्हें काफी ही अजीब बातें बता रहा है। वो लगातार कहे जा रहा था कि वो पहले यही था रोबर की बॉडी में, और फिर अचानक से खुद की बॉडी में वापस पहुंच गया, और वो पैसों वाला बैग एक वेटर लेकर भाग रहा था। उन्होंने उसे तो पकड़ लिया, मगर उससे पहले उसने वो बैग किसी और को दे दिया था। पीटर फिर से रोबर के पास इंटरोगेशन के लिए जाता है, मगर अंदर अब वहीं जोगर जोन की चेतना हैरी की बॉडी में आ चुकी थी, और वो शीशे में खुद को देख घबराया हुआ था। अब पीटर उसे डरा हुआ देख पूछने लगता है कि उसने इस कमरे में खुद को पाने से पहले वो कहाँ पर था, जिस पर जॉन कहता है कि वो तो हमेशा की तरह जॉगिंग कर रहा था, और वो अचानक से इस इंसान के शरीर में आ गया। अब पीटर कहता है कि वो जल्दी सब कुछ पता कर लेगा, मगर तब तक उसे यहीं रहना होगा। वहीं दूसरी ओर हैरी, जो कि जॉन की बॉडी में था, उसने दूसरे कपड़े बदल लिए थे ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और जब वो बचकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे एक पुलिस कार दिखाई देती है, और वो डरकर पास की एक साइकिक शॉप में चला जाता है। अंदर शॉप का ओनर कीथ आता है, जो कि कहता है कि वो लोगों को उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढने में मदद करता है। अब हैरी बाहर नहीं जा सकता था, और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो उसे भी समझना चाहता था कि वो किसी से भी बॉडी एक्सचेंज कैसे कर पा रहा है, और वो उसे हेल्प लेने की सोचता है, और कहता है कि यहाँ से आगे वो जो कुछ भी उसे बताएगा उसे प्रॉमिस करना होगा कि वे सारी बातें उन दोनों के बीच ही रहेंगी, और इसके बदले में वो उसे काफी सारे पैसे भी देगा। जिसके बाद कीथ कहता है कि वो चिंता न करे, उसके सारे सीक्रेट्स उन दोनों के बीच ही रहेंगे। और यहाँ हैरी उसे सब कुछ बता देता है कि वो भी जिस बॉडी में है ये उसकी नहीं, और पता नहीं कैसे मगर वो किसी के साथ भी अपनी बॉडी एक्सचेंज कर पा रहा है। उसने एक बैंक भी लूटा है, जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड मरीना के लिए किया था, ताकि वो उसे छोड़ कर ना जाए। अब ये सब बताते हुए उसकी नजर ऊपर के अपार्टमेंट में जाती है, जिसकी खिड़की पर एक टेडी रखा हुआ था। अब कीथ को उस पर यकीन नहीं था, और वो उससे कहता है कि वो उसे आंखें क्यों चुरा रहा है, जिस पर हैरी बताता है कि ऐसा करने से ही वो बॉडी एक्सचेंज कर पा रहे हैं। जैसे ही वो किसी की भी आंखों में देखता, वो खुद को उसकी बॉडी में पाता है। अब कीथ पूछता है कि फिर वो जिस भी बॉडी में जाता है उस आदमी की खुद की चेतना का क्या होता है। हैरी ये सुनते ही हैरानी से कहता है कि ये तो अभी तक उसने भी सोचा ही नहीं कि वो अब तक जिस भी बॉडी में पहुंच रहा है उसकी खुद की चेतना जाती कहाँ है। इतने में कीथ जानबूझकर उसकी आंखों में देख लेता है। तो वहीं दूसरी ओर पीटर अभी भी रियल जॉन से पूछताछ कर रहा था कि तभी कीथ की चेतना हैरी की बॉडी में आ जाती है, और वो खुद को कस्टडी में देख हैरान रह जाता है। उसे अभी यकीन हो चुका था कि बॉडी स्वैप काम कैसे करता है। वहीं पीटर उसे देख समझ चुका था कि हैरी ने फिर से किसी से बॉडी एक्सचेंज की है, और कीथ अब खुद को पीटर से इंट्रोड्यूस करता है। पीटर उससे पूछता है कि यहाँ आने से पहले उसकी बॉडी कहाँ थी। कीथ कहता है कि वो रियल हैरी को पकड़वा सकता है, मगर उसे इसके लिए काफी बड़ा इनाम चाहिए, तभी वो हैरी की लोकेशन उन्हें बताएगा। हालांकि पीटर उसे जेल में डालने की धमकी देता है, जिसके बाद कीथ ने उन्हें अपनी शॉप की लोकेशन बता ही दी थी। और ठीक इसी के बाद फिर से जॉन की चेतना हैरी की बॉडी में आ जाती है, और वो डिटेक्टिव को बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी में वापस चला गया था, और उसने उस रोबर को एक साइकिक शॉप के अंदर देखा, मगर तभी वो वापस से इसी बॉडी में आ गया। पीटर उसे बताता है कि उसे पता चल गया कि वे हैं कहाँ, और उसे उनके साथ चलना होगा। दूसरी ओर कीथ की शॉप में कीथ हैरी को बताता है कि कोई डिटेक्टिव पीटर है, जो कि उसकी बॉडी में जब वो गया था तब वो उसे सब कुछ पूछने लगा। अब हैरी ये सुनकर परेशान होकर सोचने लगता है कि वो किस तरह से ये सारे ही पैसे मरीना तक पहुंचा दे, कि तभी अचानक से कीथ उसे कहता है कि वो कोई रियल साइकिक नहीं, बल्कि वो तो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हालांकि एटलीस्ट इससे लोगों को अच्छा महसूस होता है। वो खुद को हैरी की तरह नहीं मानता, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतने सारे लोगों की बॉडी को कपड़ों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से कीथ हैरी को शॉप से बाहर निकाल देता है, ये कहकर कि वो उसकी प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहता। वहीं बाहर आकर हैरी सोचने की कोशिश करता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने पैसों वाला बैग तो शॉप के अंदर ही छोड़ दिया, मगर अब तक कीथ दरवाजा बंद करके जा चुका था। वहीं अब तक रात भी हो चुकी थी, और हैरी कुछ पुलिस वालों से कहता है कि उसका बैग इस शॉप के अंदर रह गया, मगर पुलिस वाले कहते हैं कि वो कल तक इसके खुलने का वेट करे, और वे अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मगर हैरी कहता है कि उसे ये अभी चाहिए, और तभी कोप्स के पास एक कॉल आती है, और वे हैरी से आज दिन में हुई बैंक रॉबरी के बारे में पूछते हैं। हैरी समझ चुका था कि वो पकड़ा जाने वाला है, तो वो बचने के लिए जल्दी से दूर खड़े एक टीनेजर की आंखों में देख बॉडी एक्सचेंज कर लेता है। जॉन अब अपनी रियल बॉडी में
वापस आ चुका था और हैरी अब एक टीनेजर बच्चे में था। अब हैरी पुलिस को चकमा देने के लिए कई सारी बॉडीज एक्सचेंज करता है जिससे कि वे उसे पकड़ ना पाए। वो पहले एक लड़की में जाता है, फिर एक बूढ़े आदमी में जो कि कीथ की शॉप के साइड वाले अपार्टमेंट में जा रहा था। दूसरी ओर पुलिस जॉन को अरेस्ट कर रही थी, जबकि रियल हैरी अब बूढ़े आदमी के अंदर था। सो वो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और उसे वहाँ एक माँ और उसका बेटा दिखाई देता है। हैरी को याद आता है कि कीथ की शॉप से उसने ऊपर देखने पर यही टेडी देखा था जो कि इस बच्चे के हाथ में है, यानी कि ये दोनों उसी अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि कीथ की शॉप के जस्ट ऊपर है। और हैरी पहले उस औरत की बॉडी कैप्चर करने की कोशिश करता है, मगर उसने तो चश्मे पहने हुए थे तो वो उसमें जा नहीं पाता और वो उस बच्चे में ही अपनी चेतना ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि वो बच्चा अचानक से हैरी की बॉडी में उठ रहा था और वो रोने लगता है। वो लगातार कहे जा रहा था कि उसे कैसे भी करके अपनी माँ के पास जाना है। पीटर समझ जाता है कि ये तो कोई बच्चा है और वो उसे आइसक्रीम दिलाने का प्रॉमिस कर शांत करता है। दूसरी ओर हैरी अब उस बच्चे के कमरे में था जहाँ उसकी माँ के जाते ही वो खिड़की से नीचे कीथ की शॉप देखता है। यहाँ से वो उस बच्चे की चादर का इस्तेमाल कर धीरे से कीथ की शॉप में आ जाता है, मगर उसे अब भी वो बैग कहीं नहीं मिलता। वो उसे ढूंढ ही रहा था कि उस पर कोई टॉर्च मारता है और ये तो डिटेक्टिव पीटर था। और साथ ही हैरी की बॉडी में वो बच्चा भी अपने आप को पहचान लेता है। अब पीटर हैरी से पूछता है कि वो ऐसी बॉडी एक्सचेंज कैसे कर पा रहा है। हैरी उसे सच बताता है कि उसे भी नहीं पता वो ऐसा कर कैसे रहा है। पीटर अब इन सब से थक चुका था और वो हैरी को उसकी रियल बॉडी में आने को कहता है, जिससे कि वो बच्चा फिर से अपनी रियल बॉडी में जा सके और इंस्पेक्टर हैरी को उसकी रियल बॉडी के साथ कस्टडी में ले सके। हैरी कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता और पीटर उसे सुझाव देता है कि चूंकि बैंक के पैसे वापस हो जाएंगे तो उसे ज्यादा टाइम जेल में नहीं रहना होगा। अब हैरी अपनी रियल बॉडी में वापस आने को रेडी था और वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन आखिर में उसे एक आइडिया स्ट्राइक होता है और वो एकदम से पीटर की आंखों में देख लेता है, यानी कि अब वो उसकी बॉडी में था। जिसके बाद वो उसकी गन को पीटर पर जो कि उसकी बॉडी में था उस पर पॉइंट कर देता है, लेकिन अब हैरी का ध्यान हटने से पीटर उसे गन छीन लेता है और उसे खुद की बॉडी में लाने को कहता है कि तभी बाहर से बाकी की पुलिस आ जाती है और वे उस रोबर के हाथ में गन देखकर समझने लगते हैं कि वो रोबर इंस्पेक्टर पीटर को मारने वाला है और बिना ये जाने कि असल में उसमें पीटर की चेतना ही थी। अब वे उसे ही गोलियों से मार देते हैं। अब हैरी की बॉडी के मरते ही हैरी हमेशा के लिए पीटर की बॉडी में अटक चुका था, यानी कि अब वो किसी और से बॉडी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रियल बॉडी अब मर चुकी है और वो सबसे बचते हुए अपने घर वापस आ जाता है। वो सोच रहा था कि वो मरीना को कैसे समझाएगा कि वो उसका हैरी ही है कि तभी दरवाजा खुलता है और बिना कुछ बोले मरीना उसे अंदर बुला लेती है और किस करने लगती है। वो उसके कानों में कहती है कि वो उस बेवकूफ हैरी से ब्रेकअप कर रही है, यानी कि वो पहले से हैरी से चीटिंग कर रही थी और उसका डिटेक्टिव पीटर से अफेयर था। और इसीलिए कहानी की शुरुआत में पीटर हैरी को देखकर चौंक गया था क्योंकि असल में उसका उसकी गर्लफ्रेंड मरीना से अफेयर था। अब रियल हैरी जो कि पीटर की बॉडी में है उसकी ये जानकर होश उड़ जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो मरीना को कभी भी सच्चाई नहीं बताएगा। वैसे भी पीटर की बॉडी में ही सही उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी उसके पास ही रहने वाली है और अब तो उनके पास बैंक से लूटे हुए ढेर सारे पैसे भी थे। तो अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब हैरी पीटर की बॉडी का इस्तेमाल कर अपनी एक्टिंग को अगले लेवल पर ले जा चुका था, जिसके लिए अब उसे बड़े बड़े रोल्स में सिलेक्ट भी कर लिया जाता है, यानी कि हैरी ने अपने लिए सब कुछ ठीक कर लिया। उसके पास ढेर सारे पैसे भी थे, उसकी गर्लफ्रेंड मरीना भी थी और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये पूरी ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आज की यूनिक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।